वैसे तो हमने पहले भी कवर किया था एमएसपी पे क्या इश्यू है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस चीज का? जो फार्मर्स जो भी क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, फार्मर आर डिमांडिंग कि हमें उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, कि एक मिनिमम प्राइस चाहिए ताकि एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाया जा सके। बिकॉज एग्रीकल्चर इज द रो इंडस्ट्री। रो मटेरियल कहां से मिलता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए? एग्रीकल्चर से मिलता है। ठीक है, तो प्राइमरी इंडस्ट्री है। जनरली हम किसी भी इकोनॉमी में जो सेक्टर्स होते हैं या इंडस्ट्री होते हैं उनको तीन में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जो उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करता है फाइनल प्रोडक्ट में, या यहां पे बोलो कि इंडस्ट्री हो गया, ये इंडस्ट्री आ गया सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और टर्सरी सेक्टर में जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है उसको सर्विस करना, मतलब उसको कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, या और सर्विस से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है। सर्विस मतलब आप कहीं पे गए हो, स्टे किया है, होटल इंडस्ट्री सर्विस है। आप ट्रेवल किया है ट्रेन या प्लेन से, वो भी सर्विस है। ठीक है, तो सर्विस इंडस्ट्री आती है टर्सरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, ये हमने वैसे तो पहले भी पढ़ा था। इंडिया में अगर हम बात करें तो ये तीनों सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इसका, ये कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में हमारी लगभग 55%, 55% के अराउंड कंट्रीब्यूशन इसका है। और जो ये तो है कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। और ये है पॉपुलेशन इंगेज्ड। ये भी परसेंट में, ये 55% है। और यहां पे पॉपुलेशन इंगेज मुश्किल से 15 से 20% है। और ये हमारी टोटल जीडीपी का लगभग 15 से 20% है, 17-18% के अराउंड चलता है। और यहां पे पॉपुलेशन इंगेज लगभग 55 to 60% है। कोरोना के बाद और ज्यादा बढ़ गई। कोरोना में क्या हुआ है, बहुत सारे लोग जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे, छोटी मोटी इंडस्ट्री को बोलते हैं एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो वो एमएसएमई इस चीज पे प्रोसेस करती थी कि उनके पास पैसा आता था, वो प्रोडक्ट बनाते थे, सेल कर देते थे, फिर से पैसा आ जाता था। तो ऐसे वो रोटेशन करते थे पैसे का। तो पैसे का रोटेशन रुक गया। जो हमने इकोनॉमिक साइकिल देखा था, तो वो एक छोटी इंडस्ट्री के लिए वो इकोनॉमिक साइकिल रुक गया, जिसकी वजह से वो उस इंडस्ट्री को चला पाना इम्पॉसिबल हो गया। क्योंकि उस पर्सन को रेंट भी देना था, सैलरी भी देनी थी एम्प्लॉयज की, प्रोडक्ट वो सेल नहीं कर पा रहा था। तो वो इंडस्ट्रीज बंद हो गई। बंद होने से क्या हुआ, मैक्सिमम लोग वापस गांव में लौट आए और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए। तो कोरोना की वजह से इंडिया में एग्रीकल्चर पॉपुलेशन जो डिक्लाइन कर रही थी, जो कि एक अच्छी बात थी, वो दोबारा से राइज कर गई है। ठीक है, ये इंडस्ट्री लगभग अराउंड 18 से 25% के अराउंड का कंट्रीब्यूशन देती है। और इसमें लगभग इतना ही पॉपुलेशन इन्वॉल्व रहता है। तो प्रॉब्लम यहां दोनों में है कि यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा है, लेकिन ये सेक्टर, सर्विस सेक्टर इज नॉट लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव नहीं है। लेबर इंटेंसिव का मतलब है कि यहां पे बहुत ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पे इवन एआई के आने से तो और पॉपुलेशन की भी रिक्वायरमेंट कम है। जो काम 10 लोग करते थे वो कंप्यूटर पे एक करने लग गया। अब 10 कंप्यूटर पे जो काम होता था वो एक एआई की हेल्प से होने लग गया। तो मतलब इनडायरेक्टली 100 लोगों का रोजगार जो है वो साइड हो गया। ठीक है, तो एआई का इंपैक्ट तो पड़ रहा है, मैकेनाइजेशन का इंपैक्ट बढ़ रहा है, जो मशीन लर्निंग आ रही है उसका इंपैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे ये पॉपुलेशन और ज्यादा डिक्लाइन करेगी सर्विस सेक्टर में। दूसरा, सर्विस सेक्टर में ओनली वेल क्वालिफाइड एंड वेल ट्रेन्ड पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड। एजुकेटेड एम्प्लॉयड नहीं हो सकते वहां पे।
वेल क्वालिफाइड वेल ट्रेन्ड पर्संस को ही एम्प्लॉय किया जा सकता है। तो ये जो वेल ट्रेन्ड है ना, ये इंडिया में नहीं है। स्किल अपग्रेडेशन इंडिया में नहीं है, स्किल इन्हांसमेंट इंडिया में नहीं है, स्किल डेवलपमेंट इंडिया में नहीं है। हमारे यहाँ पे ना तो स्किल डेवलपमेंट की बात होती, ना ही स्किल, क्योंकि स्किल एक ऐसी चीज नहीं कि आपने एक बार सीख ली तो आती रहेगी जिंदगी भर। आपको स्किल को अपग्रेड भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, टाइम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो स्किल अपग्रेडेशन के लिए इंडिया में कोई प्रोग्राम नहीं चलता, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया में कोई प्रोग्राम नहीं चलता। तो उसकी वजह से जो ये वाली इंडस्ट्री में जो पर्सन काम कर रहे हैं, ये मोस्टली वो हैं जो इंडिया के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, जहां पे बहुत थोड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन है जहां पे ये स्किल डेवलपमेंट या स्किल अपग्रेडेशन के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन बहुत कम इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, ठीक है। और उसी के लिए इतना मारामारी है। मतलब मारामारी का मतलब है कि कंपटीशन इतना ज्यादा है। जो हम लोग देखते हैं कि आईआईटीज में लोग जाने के लिए इतना कंपटीशन फेस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आईआईटीज में वो स्किल मिलता है, प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में वो स्किल मिलता है। वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लॉ के फील्ड में एनएलयू है, इंजीनियरिंग के फील्ड में आईआईटी है, मेडिकल के फील्ड में एम्स है, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग के फील्ड में एनआईएफटी है। तो गवर्नमेंट के प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और क्या है कि जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एजुकेशन है, प्राइमरी का मतलब हो गया कि आप लगा लो कि लगभग 8th क्लास तक, ठीक है। ये हो गया आपका 8th से लगभग 12th तक, और ये हो गया आपका कॉलेज। तो इंडिया में प्राइवेटाइजेशन, एक नॉर्मली एक बात कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन हैज डन मोर हार्म देन गुड। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हुआ है ना इंडिया में, वो इन्हीं दो स्टेज पे है। यहां प्राइवेट कॉलेज बहुत कम है जो बहुत फेमस हो इंडिया में। यहां सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस की रेस है। लोग आईआईटी में जाना चाह रहे हैं, किसी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाह रहे। लेकिन यहां क्या हो रहा है, लोग प्राइवेट में जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं जाना चाह रहे। तो ये सिस्टम उल्टा है इंडिया में कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन जो हुआ है वो टर्सरी लेवल पे नहीं हो पाया, क्योंकि टर्सरी लेवल पे जब प्राइवेटाइजेशन करते हो तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत ज्यादा पैसा लगता है, और उतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी भी पर्सन के लिए जितना इन पहली दो स्टेज पे है। प्राइवेटाइजेशन का इंपैक्ट ये है कि हर एक क्रॉसिंग पे प्ले स्कूल है आज के टाइम पे, क्योंकि एक घर में बैठना है, 4 खिलौने रखने हैं, खुल गया प्ले स्कूल। तो प्ले स्कूल में इन्वेस्टमेंट कम है, रिटर्न ज्यादा है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन में बेनिफिट क्या है, इन्वेस्टमेंट कम है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, और रिटर्न कॉन्स्टेंटली आता रहेगा। टर्सरी एजुकेशन में प्राइवेटाइजेशन में प्रॉब्लम क्या है कि टर्सरी एजुकेशन में अगर आपको आईआईटी लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाना है, एम्स लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाना है, एनएलयू लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाना है, एनआईएफटी लेवल का इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। फिर वहां पे पढ़ाने वाले प्रोफेसर आपको ऐसे चाहिए जो टाइम टू टाइम अपनी स्किल को भी अपग्रेड करें और स्टूडेंट्स की स्किल को भी अपग्रेड करें, ठीक है। तो उन फैकल्टी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है, और वो इन्वेस्टमेंट कॉन्टिन्यूअसली रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार स्कूल खोल दिया और चलता रहेगा, ठीक है, और पेरेंट्स भेजते रहेंगे बच्चों को, टीचर पढ़ाते रहेंगे, बस नंबर लेने और पास होना है, स्किल की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए जो एजुकेशन का प्राइवेटाइजेशन है ना, वो सिर्फ सेकेंडरी लेवल तक है। टर्सरी लेवल पे आपको कोई भी ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ना चाहता। कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो एम्स से एमबीबीएस नहीं करना चाहता। जबकि वही चीज अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे देखोगे तो रिवर्स है, गवर्नमेंट स्कूल में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो स्किल अपग्रेडेशन टर्सरी सेक्टर में, एजुकेशन में इसलिए आ पाया क्योंकि यहां पे टर्सरी सेक्टर में गवर्नमेंट के रेगुलेशन कम है। एज कब ये बात है कि प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे गवर्नमेंट स्कूल अच्छा क्यों नहीं कर रहे, रेगुलेशन ज्यादा है। टीचर्स ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम ही नहीं है इंडिया में। एक बार टीचर बन गए, लाइफ टाइम के लिए टीचर हो आप, आपकी स्किल में कोई इंप्रूवमेंट हुआ, आपने किया नहीं किया, फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप रियलिटी में चेक करोगे तो इंडिया में गवर्नमेंट टीचर की स्किल डिग्रेड होती है टाइम के साथ, कभी भी अपग्रेड नहीं होती।
क्योंकि उनको टीचर ट्रेनिंग का कोई प्रोग्राम नहीं मिलता, उनको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ते टाइम टू टाइम, क्योंकि उनको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़े। उनको एक बार उन्होंने पेपर क्लियर कर लिया, वो गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो वो कंटिन्यू रहेंगे। तो इस सिस्टम की वजह से ये जो सिस्टम है यहाँ पे ये डाउन जाता जा रहा है। टर्सरी में अब इसलिए हो रहा है, यहाँ रेगुलेशन कम है, रेगुलेशन कम है, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी ऑटोनोमस है, मतलब वो अपनी मर्जी से, आईआईटी गवर्नमेंट की डिग्री नहीं देती। 12वीं क्लास है, सीबीएसई से एफिलिएटेड है, 12वीं का कोई स्कूल अपने आप की डिग्री नहीं दे सकता, आईआईटी अपनी डिग्री देती है। हर एक आईआईटी की अपनी डिग्री है, हर एक एम्स अपनी डिग्री देता है, हर एक एनएलयू की अपनी डिग्री है। वो उस डिग्री में क्या पढ़ाना चाह रहे हैं वो उनकी मर्जी है, गवर्नमेंट उस पर बहुत ज्यादा रेगुलेट नहीं करती। लेकिन 12th तक क्या पढ़ाना है गवर्नमेंट का फुल रेगुलेशन है उसमें। तो वो एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की वजह से एजुकेशन में स्किल इन्हांसमेंट और स्किल अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से ये सिस्टम ऐसा हो गया है कि टर्सरी में तो सब गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं चाहते। ठीक है, सो ये जो टर्सरी इंस्टीट्यूशंस हैं ये हैं बहुत कम नंबर में। अब आईआईटी, एनएलयू, एम्स कितने हैं इंडिया में, गिन के हैं। ठीक है, अब बात ये चलती है कि इनके नंबर को बढ़ा दो, तो कहते हैं फिर नंबर बढ़ा दिया तो इनका भी वही हाल हो जाएगा जो बाकी गवर्नमेंट कॉलेज का है। हर शहर में 3-3 गवर्नमेंट कॉलेज होंगे, तो हर शहर में 3-3 आईआईटी होंगी, तो फिर आईआईटी की जो क्वालिटी है वो कैसे मेंटेन होगी। तो उनको डर है कि वो ब्रांड डाइल्यूशन हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रांड डाइल्यूट हो जाना। जब कोई चीज बहुत एक्सेस में मिलने लग जाए ना मार्केट में, उसकी वैल्यू नहीं रहती। तो आईआईटी, एम्स, आईआईएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एनएलयू, ये लोग बहुत ज्यादा नंबर में इसलिए नहीं खुलना चाहते क्योंकि उनको लगता है अगर हम बहुत ज्यादा हो गए तो हमारा ब्रांड डाइल्यूशन हो जाएगा। ब्रांड डाइल्यूशन का मतलब है कि वो क्वालिटी, वो एक जो एसओपी होता है, एसओपी मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। आप रोहतक के मैकडी पे चले जाओ या दिल्ली के मैकडी पे चले जाओ, आप बर्गर खाओगे आपको सेम मिलेगा, सेम टेस्ट मिलेगा। वो इसलिए है कि वो एसओपी को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जब किसी भी इंडस्ट्री में एसओपी मिल जाए ना, तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, कितना ही लंबा बढ़ा सकते हो। अगर एसओपी नहीं है तो आप उसको बढ़ा नहीं पाओगे। और एजुकेशन एक ऐसी चीज है जहां पे जो टीचर ओरिएंटेड है। अब मुझे जो चीज पढ़ानी है, मैं किसी दूसरे पर्सन को सेम मटेरियल दे दूं कि आप ये पढ़ा दो, तो वो भी मेरे जैसा पढ़ा दे, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है वो मेरे से बेटर भी पढ़ा दे, मेरे से वर्स भी पढ़ा दे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी कम होगी कि वो मेरे बराबर पढ़ाए। और 100 ऐसे लोगों को मैं दे दूं, वो 100 आपस में कंपैरेटिवली सेम पढ़ा पाए, इस बात की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। तो ये टीचर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। इस वजह से टर्सरी सेक्टर में जो वेल क्वालिफाइड, वेल स्किल्ड पर्सन चाहिए वो हम लोगों को मिल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दिक्कत ये नहीं है कि नौकरियां नहीं है, दिक्कत ये है नौकरी तो है लेकिन पर्सन ही नहीं है जिनको नौकरी दे पाए। ठीक है, तो ये बेसिक एजुकेशन से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है इंडिया में, और उसका रीजन ये है। अब वो प्रॉब्लम फिर आती है सेक्टर्स में, अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट पे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पर्सन ज्यादा बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके पास स्किल है नहीं, और एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज्यादा स्किल नहीं चाहिए। अब स्किल है नहीं, पर्सन बढ़ रहे हैं, और पर्सन बढ़ने से हो क्या रहा है, लैंड की जो अवेलेबिलिटी है पर पर्सन वो कम होती जा रही है। लेट्स सपोज किसी के फादर के पास 4 एकड़ जमीन थी, अब उसके 2 बेटे हो गए तो 2-2 एकड़ हो गई, अब उनके फिर 2-2 हो गए, तो वो जमीन हर जनरेशन के साथ कम हो रही है। स्किल अपग्रेडेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, एजुकेशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, तो इसकी वजह से पर हेक्टेयर प्रोडक्शन जो है वो कम हो रहा है, या सिंपल वे में बोलूंगा प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, प्लस कुछ नेचुरल कैलामिटीज आ जाती हैं, जैसे ड्रोट आ गया या प्रॉपर रेनफॉल नहीं आया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम होता है। अब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो फार्मर्स ये डिमांड कर रहे हैं कि एटलीस्ट जितना हमारा प्रोड्यूस हो उसको एक सही प्राइस पे गवर्नमेंट बाई कर ले। पहले हम प्रोड्यूस करें और फिर उसको अलग अलग मंडी में सेल करने के लिए जाएं, और उस जाने का जो हम पे करें, फिर वहां पे कई कई दिन तक हम मंडी में रहें, वेट करें कि कब अच्छा प्राइस आएगा, हम उसको सेल करके आए। तो दे आर डिमांडिंग एमएसपी। एमएसपी के लिए हमने पढ़ा था, स्वामीनाथन कमेटी थी, एमएस स्वामीनाथन। कौन थे एमएस स्वामीनाथन?
फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इनके अंडर में एक कमेटी बनाई गई थी, जिस कमेटी ने रिकमेंड किया कि एक फार्मर को कितना एमएसपी मिलना चाहिए। तो इन्होंने बोला कि एमएसपी में 4 कंपोनेंट डालो। पहला, जो भी लैंड पे ग्रो करेंगे उस लैंड का रेंट फार्मर को मिलना चाहिए, प्लस वहां पे जो भी सीड, फर्टिलाइजर या जो भी पेस्टिसाइड जो भी लगेंगे ग्रो करने में, यानी जो कैपिटल लगेगी, ये कैपिटल दो उनको वापस, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि हो सकता है ना वो ये कैपिटल किसी से उठा के लेके आए हो, उनके पास ना अवेलेबल हो, तो उनको भी तो आगे इंटरेस्ट देना है ना, तो वो इंटरेस्ट दो, प्लस लेबर कॉस्ट, कि वो इतनी चीजें ग्रो करने में कितनी लेबर लगेगी, वो लेबर कॉस्ट, ये चीजें दे दो। इनको उन्होंने बोला C2, ये फॉर्मूला बनाया, उसमें ये सारी चीजें ऐड कर दी कि ये दे दो फार्मर्स को, प्लस इसका 50% ऑफ C2। ये एमएसपी होना चाहिए। C2 ये है सारा, इन सबको ऐड कर दो, जो आएगा वो C2 है, जो भी वैल्यू आएगी। उन कॉस्ट के लिए उन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट करा, उन्होंने उसको नाम रखा C2, कि ये C2, हाँ उनके फॉर्मूला था, उन्होंने C2 फॉर्मूला दिया था कि C2 में ये सारे कंपोनेंट है। मैंने तो आपको जनरल बताया, इकोनॉमिक्स में तो इनको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, इनके लिए भी अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो जो कॉस्ट आएगी टोटल वो है C2, और इस C2 पे 50% और ऐड कर दो। लेट्स सपोज ये आया 1000, ठीक है, पर एकड़, तो 1000 प्लस 500 1500 रुपए दे दो पर एकड़ पे उनको, जितना उन्होंने ग्रो किया है, जो भी अलग अलग उसके लिए हम अलग अलग एमएसपी पे, लेकिन एमएसपी ऐसे कैलकुलेट करो। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट कह रही है हम ये नहीं देंगे, ठीक है, ये नहीं देंगे, हम सिर्फ जो उसका पैसा लगा है, जो उसका खर्चा हुआ है, प्लस जो उसकी फैमिली लेबर लगी है वो, और उस पे 50% दे देंगे। गवर्नमेंट ये कह रही है। तो यहां पे पेच फंसा हुआ है, इसीलिए ये फार्म मूवमेंट हो रहा है। जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे किसान बैठे हैं वो डिमांड कर रहे हैं स्वामीनाथन आयोग की जो रिकमेंडेशन थी उनको लागू कर दो, एमएसपी वैसे दे दो। गवर्नमेंट कह रही है वैसे नहीं दे सकते। अब गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि क्यों नहीं दे सकते? गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होगी? गवर्नमेंट को 2 प्रॉब्लम है। एक पहली प्रॉब्लम है फाइनेंस, चलो उसको गवर्नमेंट मैनेज भी कर ले कि दे दिया प्राइस एमएसपी पे। गवर्नमेंट को दूसरी प्रॉब्लम है स्टोरेज, रखे कहां इतने को खरीद के? सभी फार्मर्स बेचने के लिए आ जाएंगे, गवर्नमेंट प्रिक्योर कर लेगी, रखे कहां, स्टोर कहां करे उसको? स्टोर करके, अच्छा चलो स्टोर भी कर लिया तो इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है तो ये तो रॉ मटेरियल है ना, कहां रखेंगे इस रॉ मटेरियल को इतने दिन? उसका कुछ फिनिश प्रोडक्ट भी तो बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनेगा? इंडस्ट्री तो इंडिया में है ही नहीं, ग्रो ही नहीं हो पाई टाइम के साथ। एक्सपोर्ट हम लोग करते ही नहीं है किसी चीज का बहुत ज्यादा। अब एकदम से गवर्नमेंट कैसे वीट का एक्सपोर्ट करने लग जाए अलग अलग कंट्रीज को? और एक्सपोर्ट करने में हम कॉम्पिटिटिव नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है। अमेरिका में, यूक्रेन में, जहां पे कमर्शियल एग्रीकल्चर होती है, एक एक फार्मर के पास 200 300 एकड़ है, वो बहुत सस्ता ग्रो करते हैं, ठीक है। वो लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, उनके यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वो लोग सस्ता बेचते हैं। तो अमेरिका से वीट कोई कंट्री सस्ता लेगी, हम उसी को महंगा बेचेंगे, तो हमसे लेंगे क्यों वो, ठीक है। तो ये कई प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के साथ कि वो एमएसपी नहीं देना चाहती। कह रही ठीक है फाइनेंस को मैनेज कर लिया कैसे भी करके, तो उसको रखेंगे कहां? रखने का मैनेज कर लिया तो फिर प्रॉब्लम है उसका करेंगे क्या रख के, ठीक है। रख के हम उसमें से कितना पीडीएस के थ्रू दे पाएंगे? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 का, जिसके अंडर में फेयर प्राइस सोप है गवर्नमेंट की, जहां पे 2 रुपए केजी वीट, 3 रुपए केजी राइस, 5 रुपए केजी दाल मिलती है। कहते कितना देंगे वहां पे?
तो फाइनेंस, एक तो एमएसपी का फाइनेंस का इशू, फिर प्रोक्योरमेंट जो होगा उसका फाइनेंस का इशू कि वो प्रोक्योर करने के लिए अलग अलग मार्केट बनानी पड़ेंगी या अलग अलग जगह पे एमएसपी के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई प्रोविजन करना पड़ेगा। अब जहां एमएसपी नहीं मिल रहा फार्मर को, फिर एक पूरा सिस्टम भी बनाना पड़ेगा कि जिसको एमएसपी नहीं मिल रहा वो अपनी शिकायत कहीं पे दर्ज कराए कि मेरे को एमएसपी नहीं मिल रहा। तो एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा, क्योंकि जब लॉ बन जाएगा तो ये हर चीज करनी पड़ेगी। अभी तक तो एमएसपी गवर्नमेंट दे रही है, किसी को नहीं मिला, लॉ नहीं है, नहीं मिला तो कोर्ट में नहीं जा सकता। अब किसी को लॉ बना दिया और फिर एमएसपी नहीं मिल रहा तो अब तो वो इन्फोर्स करा सकता है ना लॉ को, तो फिर वो एक नई प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी लिटिगेशन की। तो गवर्नमेंट कह रही है बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। हम एमएसपी नहीं देना चाह रहे, देना चाह रहे हैं, लीगल गारंटी नहीं बनाना चाह रहे। ठीक है, लीगल गारंटी बनाने में गवर्नमेंट को कंपलसरी हो जाएगा, प्रिकोर करना कंपलसरी हो जाएगा, तो फिर उसको लॉ से इन्फोर्स कराया जा सकता है और गवर्नमेंट को कई सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। और जनरल प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ ये है कि उस प्रोक्योरमेंट को करके वो करे क्या, इतने सारे मटेरियल का, इतने सारे रॉ मटेरियल का करेगी क्या। गवर्नमेंट की तो ऐसी कोई इंडस्ट्री है नहीं प्रोसेसिंग की, और वैसे इंडिया में प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री इतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है नहीं इंडिया में। बहुत सारे जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं फूड के, हम लोग फॉरेन ब्रांड के कंज्यूम करते हैं। ठीक है, इंडिया में तो है ही नहीं डेवलप्ड ऐसी कोई कंज्यूमेबल इंडस्ट्री, और जो है लोकल लेवल पे वो एस्टैब्लिश हैं, उनको टक्कर दी नहीं जा सकती इतनी जल्दी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं कि गवर्नमेंट लीगल गारंटी नहीं बनाना चाह रही उसको, और लीगल गारंटी बनाना चाह रही है तो प्राइस को कम रखना चाह रही है कि कम से कम वहां से फाइनेंस बचे तो कहीं और पे लग पाए। ठीक है, तो ये इश्यू चल रहा है फार्मर्स पे। तो अब ये बिल पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट में बिल आया तो उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया।